एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने पहले से ये लगा लिया है अच्छा खैर, आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान, यूएसए, रशिया, चाइना। सो पार्ट 2 इस पे हम रिएक्ट करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सो अगर आप पार्ट 1 देखना चाहें तो पार्ट 1 भी देख सकते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन आर्या, इससे मेरा ये जानना चाहूंगा कि यूएस हिस्टोरिकली इराक हो, लिबिया हो, अफगानिस्तान हो, फॉर मच लेस कॉज घुस जाता है। पाकिस्तान में आपको बिन लादेन मिला, हाफिज सईद को उन्होंने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, नार्को टेरर का वो एक कंड्यूट बन रहा है। तो यूएस यहाँ पे इतना ठंडा क्यों है? यहाँ पे क्यों नहीं वो रिजीम चेंज जो करता है या कंट्रोल करता है या पूरे देश को ही गायब कर देता है इन अ वे, जैसे इराक को ऑलमोस्ट एक देश को ही गायब कर दिया है। तो यूएस यहाँ पे इतना वेट एंड वॉच पॉलिसी क्यों है जब वहां पे लोग मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग बिन लादेन मिल रहा है, जो यूएस के लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। देखिए, बात यह है कि यूएस को लगता है कि अभी भी वो पाकिस्तान से फायदा उठा सकता है। अच्छा। दूसरी चीज है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ये बात एक सच्चाई है। हाँ। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो बहुत पहले पाकिस्तान को निपटा दिया जाता। अच्छा। और ये बात पाकिस्तान को भी पता है, इसीलिए तो पाकिस्तान को अभी इस वक्त या तो उसके न्यूक्लियर वेपन्स ने बचा रखा है, पर ज्यादा नहीं बचा पाएगा। देखिए, दो किस्म के वॉर चल रहे हैं। जो हम कहते हैं ना कि वो रिजीम चेंज नहीं कर रहा, अमेरिका सब कुछ कर रहा है, वेस्टर्न पावर सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपको छोटे से आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन सुनने में आपको और मजा आएगा, दोबारा बताता हूं। देखिए, जो काइनेटिक एक्शन होता है ना, या जो फोर्स से एक्शन होता है, जिसको हम कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस कहते हैं, काइनेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, अमेरिका पाकिस्तान में वो नहीं कर रहा। लेकिन जैसा आपने खुद बोला अभी थोड़े समय पहले, आपने बोला कि लोन लिया पाकिस्तान ने और उस लोन के जो इंटरेस्ट है, सूद है, उसको वापस करने के लिए लोन लिया। तो एक तो पाकिस्तान को जबरदस्त डेट ट्रैप में डाल दिया है। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसका जो चेयरमैन है, ही इज अपॉइंटेड बाय आईएमएफ। ठीक है, तो वो आईएमएफ का अपॉइंटी है और उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कह सकती, वो आईएमएफ कंट्रोल करता है। मुल्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए हैं, वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, वो गिरवी हैं। हाँ, वो तो इनके जो बड़े बड़े मोटरवेज हैं, 4-5 बड़े बड़े मोटरवेज हैं, जो चाइना के पैसे से वो पैसे वापस नहीं कर पाए, वो मोटरवे इनके गिरवी हो गए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो इनकी पूरी एयरलाइन है, उनके सारे जहाज, सारी बिल्डिंग, सारे असासे, सारे कैपिटल एसेट्स गिरवी रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान में जो F9 पार्क है इस्लामाबाद में, जहां पे बच्चे अपने कुत्ते लेकर भागते हैं ना, और लेडीज एंड जेंट्स जहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं सवेरे, कुत्ते लेके भागते, वो गिरवी रख दिया है। पब्लिक पार्क, हाँ जी, पब्लिक पार्क भी गिरवी है। F9 है उसका, F9 लोकेशन है वहां का, जो पब्लिक पार्क है वो गिरवी रख दिया। तो पाकिस्तान, देखिए ऐसी बात नहीं है, अमेरिका खत्म कर देगा पाकिस्तान को, वेस्टर्न पास पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। और उसका कारण है ऐश करें जी, इसका बड़ा सिंपल कारण है। मैं पाकिस्तानियों से बोलता हूं ना, तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि मेजर साहब ये बात आप मत कहिए, ये चुभती है, बट ये सच है और हमें सच बोलना चाहिए इस मामले में। बात यह कि पाकिस्तानी अपने मुल्क से प्यार नहीं करते। मैं आपको बताता हूं, आपको बड़ी इमोशनल बात लगेगी, लेकिन ये फैक्चुअल करेक्ट बात है। पाकिस्तानियों को हो सकता है इस्लाम से मोहब्बत हो, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है, कम से कम झूठी मोहब्बत तो है ऊपर से, लेकिन पाकिस्तानीज हेट पाकिस्तान। पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं पूरी तरीके से, ऊपर से प्यार दिखाते हैं, पाक सरजमीन अपना तराना गाएंगे, ये सब ड्रामा करेंगे, लेकिन अंदर से। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये, कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपने नेशनल सिक्योरिटी, जिसके पास न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिसाइड करता है, वो ग्रीन कार्ड होल्डर है अमेरिका का। आप जो डॉक्टर मोईद यूसुफ है, आप सोच सकते हैं, आपको कोई बोले कि इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कोई भी इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिकन सिटीजन है, आप कभी टॉलरेट करेंगे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो बहुत बड़ी चीज है, ही इज अ वेरी बिग शॉट, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का आदमी है, नेशनल इंपॉर्टेंस का आदमी है, वो छोड़ दीजिए। कोई, मैं कह रहा हूं, कोई तहसीलदार हो अमेरिका का, आप टॉलरेट करेंगे उसको? आप नहीं टॉलरेट करेंगे, आप बोलेंगे भैया लॉयल्टी सिर्फ एक मुल्क के लिए हो सकती है। पाकिस्तान में 7 to 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इमरान खान कैबिनेट इन 2020 डुअल सिटीजनशिप्स। ठीक है, अब मैं आपको, जैसे जनरल्स हैं इनके, ये लोग क्या करते हैं मैं बताता हूं, क्यों पाकिस्तान डूबने वाला है।
जो लोन होते हैं ना इश्करन जी, लोन बंदे लेते हैं, वापस रियासत करती है, समझ गए? ठीक हो गया ना? जैसे कि इमरान खान ने लोन लिया कि चलो ये रेलवे स्टेशन गिरवी रख दो, $5 बिलियन का लोन ले लेते हैं, पाकिस्तान के सारे रेलवे स्टेशन गिरवी रख दो। $5 बिलियन आ गए, इमरान खान ने साइन कर दिया, चाइना ने पैसे दे दिए, रेलवे स्टेशन की जमीन ले ली, पाकिस्तान रेलवेज की जमीन ले ली, राइट? अब इशू क्या होगा इसमें? ये वापस कौन करेगा लोन? इमरान खान की तो सत्ता खत्म हो जाएगी, इमरान खान अपने पैसे लेगा जो उसने पैसे चोरी गए अपने लिए, और लंदन में अपने फ्लैट में अपने बंगले में रहना शुरू कर दिया अरबों डॉलर लेके। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, ये सब लोग बाहर चले जाएंगे आराम से, सबके घर बाहर है, इनका इन्वेस्टमेंट भी बाहर है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, ज्यादातर इनकी बाहर है। पर जो प्राइम मिनिस्टर कल आएगा उसके ऊपर प्रेशर होगा कि तुम वापस करो। वो कैसे करेगा? वो पाकिस्तानी आवाम के ऊपर टैक्स बढ़ाएगा। ऐसे तो होता है, बिजली के दाम डबल हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम डबल हो जाएंगे, गैस के दाम डबल हो जाएंगे, हर चीज के दाम डबल हो जाएंगे। ऑलरेडी हुआ हुआ तो है। यू सी, इशू क्या होगा? इशू यही है कि जब आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान को, जो हम लोग सोचते हैं ना कि वो पाकिस्तान में रेजिम चेंज नहीं कर रहा और पाकिस्तान को ठोक नहीं रहा, वेस्टर्न कंट्रीज ने और चाइना ने मिलकर और पाकिस्तान का जो अशराफिया है, जो पाकिस्तान का एलिट है इश्करन जी, उन सब ने मिलकर पाकिस्तान की जड़ों में जैसे दीमक होता है ना, अब ये जो आपको स्ट्रक्चर खड़ा है, जो न्यूक्लियर वेपन्स फाइनली मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान की, ये भी गिरवी रखेंगे। मैं बता रहा हूं, एक दिन चाइना आएगा, बोलेगा न्यूक्लियर वेपन्स हमें सौंपो, हम कंट्रोल करेंगे तुम्हारे न्यूक्लियर एसेट्स, ये लो $50 बिलियन, ये बेच देंगे। मैं बता रहा हूं, ये चाइना को बेच देंगे, अगर इनके चाइना भाई मानते हैं चाइना को, और चाइना को बेचने के बाद $50 बिलियन अगर आए, कुछ जनरल्स हैं उसमें से 1-1 बिलियन अपना रखेंगे जेब में, कुछ पाकिस्तान के अंदर फेंकेंगे, कुछ अपनी जेब में रखेंगे, रिटायर हो जाएंगे, बाद सेटल हो जाएंगे। इनका अशफाक परवेज कियानी जो आर्मी चीफ था जब बिन लादेन की रेड हुई थी, ठीक है, वो बिन लादेन की रेड हुई थी, मैं आपको एक बड़ी हंसी वाली चीज बताता हूं, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ठीक है, एंड आई कैन टेल यू इनके जनरल्स कितने भी करप्ट हों, जो कि हैं इनके जनरल्स, लेकिन एट अ जूनियर लेवल इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी, इट्स अ कॉम्पिटेंट आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो हल्की फौज नहीं है, हल्की फौज नहीं है वो, इट इज अ ट्रेन्ड आर्मी, इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी। हरकतें कभी कभी उलझुल कर देते हैं वो लोग, लेकिन इट्स अ ट्रेन्ड आर्मी। इशू ये है कि आपको क्या लगता है, अमेरिकन आए, जैसे जीरो डार्क 30 में दिखाया था कि अमेरिकन आए, सील टीम 6 आई, वहां पे वो पहन के नाइट विजन डिवाइस और टक टक करके चलेगा, पाकिस्तानियों को पता नहीं लगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बिन लादेन के सर पे $25 मिलियन का रिवॉर्ड था, $25 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था अमेरिका ने कि जो भी पता देगा, जो भी उसको पकड़वाएगा मरवाएगा, हम उसको $25 मिलियन देंगे। वो किसको मिला अवार्ड? आप जरा खोदिए इन सब चीजों को, वो पैसा किसने लिया? अशफाक परवेज कियानी जो उनका आर्मी चीफ है, उसके पास इतने पैसे, उसके फादर एक बहुत जूनियर रैंक पे आर्मी में थे, पाकिस्तान आर्मी में, ऑफिसर रैंक पे नहीं थे, एनसीओ रैंक पे थे। वो ऐसा परिवार से कोई अरबपति खरबपति नहीं है। आज की तारीख में वो एक हवेली महल में रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। और कुछ लोग हैं उसने छोटा सा आइलैंड भी खरीद लिया, ऐसी भी रिपोर्टें आ रही हैं। अब आप एक बात बताइए, अशफाक परवेज कियानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी के पास पैसा कहां से आया? मुशर्रफ के फादर डिप्लोमेट थे या कुछ ऐसी थे, दिल्ली का रहने वाला है मुशर्रफ, आई थिंक दरियागंज का रहने वाला है परवेज मुशर्रफ। ये लोग पहुंच गए पाकिस्तान पार्टीशन के बाद। मुशर्रफ कहां रहता है? मुशर्रफ रहता है लंदन में, एक घर उसका दुबई में है। कहां से आए मुशर्रफ के पास इतने पैसे? रहील शरीफ इनका आर्मी चीफ है, ये पहुंच गया सऊदी अरेबिया नौकरी करने के लिए। तो देखिए, ये ऐसा मुल्क है, जब मैं कहता हूं ना ये लोग प्यार नहीं करते, ये सब लोग अपने मुल्क को अबैंडन कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, रहते लंदन में हैं पूरे साल, सर्दियों में जब मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता है, पाकिस्तान आते हैं, शिकार विकार करते हैं, अपनी जमीनें देखते हैं, और फरवरी मार्च में वापस चले जाते हैं फ्लाइट पकड़ के। They have no love lost. These people don't love their own country. That is why it's in such a bad shape. आपने 3 आर्मी चीफ्स का एग्जांपल दिया जो तीनों ही बाहर हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई लंदन। मुशर्रफ तो प्रेसिडेंट भी थे, आर्मी चीफ क्या थे, तो वो सारे ही बाहर जा रहे हैं। मेरा एक और भी मैंने नोट किया है कि जैसे वर्ल्ड की प्रोबेबली सोल सुपर पावर है यूएस, चाइना अपने आप को क्लेम करेगा, पर अब मेरे को लगता है उनको कंट्रोल करने के लिए जैसे ब्रिटिशर्स को करना पड़ता था, बूट्स ऑन ग्राउंड्स की जरूरत भी नहीं है। आजकल सब कुछ तो टेक्नोलॉजी से हो रहा है, आप और मैं इतनी बात कर रहे हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं, हम एक यहाँ बैठ के कर रहे हैं, तो कंट्रोल भी बहुत इजी हो गया। वो वाला जमाने का कंट्रोल चाहिए भी नहीं आपको 2 पॉलिसीज ट्वीक करनी है ग्लोबल ट्रेड की जो आपको चाहिए, आपको वो डीएम अपना चाहिए ही नहीं, ब्रिटिशर एसपी चाहिए ही नहीं आपको, या अमेरिकन एसपी चाहिए ही नहीं आपको। मेरे ख्याल से वो भी एक चेंज आया है, अनलेस यू वांट टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द कंट्री लाइक लिबिया, इराक। अगर आपको लगता है ज्योग्राफिकली फंक्शनल है
तो यूएस बहुत कंफर्टेबली अपने लोगों से काम करवा सकता है। एक आए, आपने बोला पाकिस्तानी नेशनल बैंक का चेयरमैन कर दिया, 2-4 और पोस्ट कर दी और आपका काम तो मेरे ख्याल से इस तरह भी हो ही जाएगा पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह वो करते आ रहे हैं। और FTF रिस्क, जो ग्रे लिस्ट है, उनमें भी डाली जा रहे हैं, तो टाइट भी करी जा रहे हैं। बट डू यू थिंक दिस विल कंटिन्यू, या इसका एंड गेम आएगा, या ये स्टेट ऑफ अफेयर्स खिंचता जाएगा? इश्करन जी, इसमें सिंपल सी बात है, ठीक है। अमेरिकन ने बोला है कि जो पाकिस्तान का पेड़ है ना, उसको हम काटेंगे नहीं, बस हम उसको पानी देना बंद कर देंगे। अच्छा, दैट्स इट। दे हैव स्टॉप्ड वाटरिंग द प्लांट। अब वो पेड़ अपने आप सूख रहा है, चरमरा रहा है, ठीक है। हम क्यों बात कर रहे हैं FATF ग्रे लिस्ट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा? एक आदमी ने फ्रांस में कार्टून बनाया प्रॉफिट मोहम्मद का, ठीक है। मैं कह रहा हूँ गलत बनाया, नहीं बनाना चाहिए था, ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, तो उसने कार्टून बनाया। इन बेवकूफों ने अपना आधा लाहौर शहर जला दिया। आपको लगता है अमेरिका को कोई फाइटर प्लेन भेजने की जरूरत है? वो फिर बोलेंगे 4 लोगों को कार्टून बनाओ, कराची चला देंगे, इनको अकल ही नहीं है। सही बात। अच्छा, अब देखिए ना, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। सही बात। इन्होंने बोला कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो, वरना पाकिस्तान की सड़कों में खून बहेगा। ये सब ड्रामा इन्होंने करा, लबैक वालों ने, तहरीक लबैक पाकिस्तान। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या फ्रांस का एम्बेसडर निकल गया पाकिस्तान से? नहीं निकला, नहीं निकला, वो पाकिस्तान में है। क्या फ्रांस में सॉरी बोला? नहीं बोला, नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ ना। फिर ये लोग शांत क्यों हो गए? इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी ना इस्लाम के सगे हैं ना पाकिस्तान के सगे हैं। इन्होंने क्या करा कि पहले इन्होंने खूब जोर शोर से कि हम मर जाएंगे और नबी के नाम पे और प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे अपनी जाने दे देंगे। कुछ लोगों ने दी भी, बेचारे गरीबों ने, अमीरों ने तो पैसा ही बनाया। मैं कह रहा हूं कि कैसे ऐसा हो गया कि फ्रांस ने तो माफी नहीं मांगी, फ्रांस ने तो अपना एम्बेसडर वापस नहीं करा, फ्रांस ने उसके ऊपर कमेंट भी नहीं करा, चुपचाप से 15-20 दिन के अंदर सब कुछ शांत हो गया। इसका मतलब पीठ पीछे डील हुई है ना, और डील में पैसे, पाकिस्तान में बिना पैसे के डील तो होती नहीं है, जाहिर सी बात है। तो डील हुई है वो, अब डील हुई है तो इसका मतलब कि ये देखिए, यही मैं आपसे कह रहा हूं, वो फिर कुछ कर देंगे, यहाँ पे फिर एक कराची जला देंगे ये लोग। तो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाला ये कहता है कि हम बड़े स्ट्रांग हैं और ये हैं वो हैं, ये तो खुद अपने मुल्क से नफरत करने वाले लोग हैं। वरना अपने देश को कौन, देखिए, दो पार्टियां अगर लड़ें, इंडिया में भी होता है ना, बसें नहीं जलती इंडिया में, जलती हैं, दुकानें नहीं जलती इंडिया में, राइट्स होती हैं, जलती हैं, पर दो गुट आपस में लड़ते हैं तो समझ में आता है। अमेरिका में भी ब्लैक लाइव्स मैटर में आपने देखा कि ऐसा हुआ था। पाकिस्तान क्यों अलग है? क्योंकि कोई चीज फ्रांस में होती है, ये अपने मुल्क को जलाते हैं। ये मुझे बात समझो, आपकी मेरी लड़ाई हुई, आपने मेरा घर जला दिया, मैंने आपका जला दिया, चलो एक बात है, हम लोग बुरे लोग हैं, जाहिल लोग हैं, हमने बुरा काम कर दिया, हम दोनों क्रिमिनल हैं, चलो गलत है, ठीक है। अब एक बात बताओ, फ्रांस में कोई पोस्टर बनाता है, कार्टून बनाता है, और मैं बोलूं मैं नोएडा रहता हूं जी, ये लो केरोसिन, ये लो माचिस, मैं अपना घर फूंकता हूं क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद आया कि फ्रांस में किसी ने कुछ बोला। ऐसा कहां होता है? ये सिर्फ पाकिस्तान में नुकसान। मुझे आर्या, मैं चाइना के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि चाइना की तो अपनी ही मुस्लिम प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हो चाइना उगर मुस्लिम्स की जो उनकी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, और वो अब आप कह रहे हैं कि उसमें घुस गया है कि तालिबान को डायरेक्टली बात कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना की क्या अपैरेंट स्ट्रेटेजी दिख रही है, जहाँ पे वो इंडिया से भी बॉर्डर टेंशंस मेंटेन कर रहा है, अफगानिस्तान में भी घुस गया है? तो हाउ डू यू सी चाइना करना क्या चाह रहा है? और तालिबान के राइज से मेरी ओपिनियन में, जैसे आपने कहा पाकिस्तान के लिए डेंजर है, जब ये तालिब मूवमेंट वहां उठती है तो क्या ये उगर मुस्लिम्स की मूवमेंट के लिए डेंजर नहीं है चाइना के लिए, जो चाइना ऐसे स्ट्रीम रोल कर रहा है वहां पे? इश्करन जी, देखिए 20-21 साल से तो चाइना ने नाम नहीं लिया अफगानिस्तान का, चाइना का कोई दखल नहीं था। अब अमेरिकन फोर्सेस रिपोजिशनरी ग्राउंड ट्रूप्स निकल गए, अब चाइना बीच में आ रहा है। अभी मीटिंग हुई ना आपके तालिबान की चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ, वांग यी क्या नाम है उसका, उसके साथ मीटिंग हुई इसके साथ। तो जब मीटिंग हुई उनके साथ, तो देखिए चाइना को एक वाखान कॉरिडोर है जो कि एक लंबी 300-350 किलोमीटर लंबी है, करीब 25 से 65 किलोमीटर चौड़ी वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर लंबा सा एक स्ट्रिप है, विच बेसिकली वो बड़ी स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाखान कॉरिडोर के वेस्ट में, वाखान कॉरिडोर के वेस्ट, लगभग वेस्ट लगा लीजिए में अफगानिस्तान है, ईस्ट में चाइना है, नॉर्थ में तजाकिस्तान है और साउथ में उसके पाकिस्तान है, राइट। चाइना जो कदम रख रहा है अफगानिस्तान में, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका रसूख बढ़े और वहां पे मिनरल वेल्थ है और बिजनेस करना चाहता है, ये तो है ही, पर चाइना डरा भी हुआ है। चाइना इसलिए डरा हुआ है क्योंकि जो वाखान कॉरिडोर के इस तरफ तो शिंजियांग प्रोविंस है, चीन की तरफ, राइट। और जिस दिन तालिबान को ऐसा लगा कि हमें इस्लामिक जिहाद का झंडा वहां पे, तालिबान डज नॉट रिकॉग्नाइज कंट्री, नेशन स्टेट्स,
पॉलिटिकल इस्लाम डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। पता ही आपको, देशे की एक ही उम्मा है। कल इनको तालिबान वालों का दिमाग फिर गया और उन्होंने बोला कि चलो वहां पे भी तालिबान का झंडा लगाते हैं चाइना के अंदर। तो चाइना को पता है और चाइना लड़ने की काबिलियत नहीं रखता, इसलिए तालिबान को बुला के चाइना उनको खरीदने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी इंसान है, बिकेंगे पैसा फेंकोगे, यही चल रहा है इनके साथ। तो बेसिकली वो पर ये जो बिकने की स्ट्रैटेजी है ये यूएस ने भी ट्राई की थी, बिन लादेन क्रिएट कर दिया था। आई डोंट अंडरस्टैंड ये स्ट्रैटेजी कैसे चलती है, क्योंकि रशिया के अंदर भी यूएसएसआर था, दे वर बेसिकली स्पॉन्सरिंग द रेबल मूवमेंट। आप यहाँ पे रेबल मूवमेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ये यूजुअली बिकॉज उनका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ देयर कार्डर्स तब तक ही है जब तक आप लड़ रहे हैं किसी शक्ति से, नहीं तो आपकी आइडियोलॉजी का रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। या तो आप एडमिनिस्ट्रेटर्स बन जाएं, पूरा अफगानिस्तान को इम्प्रूव करें, जो मेरे ख्याल से एक इम्पॉसिबल सा टास्क है, तो आपको नई जंग ढूंढनी है। सो लेट्स सी। अच्छा, रशिया का आप कुछ रोल देखते हैं इसके अंदर, या रशिया हैज लर्नड इट लेसन्स फ्रॉम 80s ऑफ अफगानिस्तान? वो भारी रहेगा, जो होता है होने दो, क्योंकि उनका भी बॉर्डर है, उनको भी प्रॉब्लम अफगानिस्तान के अंदर। बिल्कुल, रशिया ने इश्करन जी मैसिव एक्सरसाइजेस करी हैं अभी सेंट्रल एशिया में, मैसिव एक्सरसाइजेस। उन्होंने रॉकेट्स का इस्तेमाल करा है, टैंक्स का इस्तेमाल करा है, और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स वहां पे लाए, अपनी इन्फेंट्री लाई, स्पेशल फोर्सेस, पैराट्रूपर सब लाए। रशिया ने फोर्स का प्रोजेक्शन करा है, क्योंकि रशिया को पता है बगल में क्या है, उज्बेकिस्तान है ना सर, उज्बेकिस्तान है ना बगल में, और बगल में ये सब पुराने तजाकिस्तान है, ये सब एरियाज हैं विच सराउंड रशिया। और रशिया को एक बात तो पता है कि अगर कुछ स्पिल ओवर करता है तो रशिया में जाने में कितना टाइम लगेगा। और रशिया इस एरिया का पुराना खिलाड़ी है, 1979 से 89 तो रशिया ही तो लड़ रहा था इनसे। उस जमाने में मुजाहिदीन कहते थे अपने आप को, ये लोग इनसे तो रशिया लड़ के, रशिया को सब पता है, रशिया पुराना प्लेयर है इधर। और रशिया का टूटने का, रशिया का जो इमीडिएट रीजन फॉर ब्रेकअप था, दैट वाज इट्स अफगान वॉर। जब 1979 से 89 के बीच में लड़ाई, उसके बाद ही तो ग्लासनॉस्ट, पेरेस्ट्रोइका और ये सब तोड़ फोड़ जो रशिया में हुई, 13 और मुल्क बन गए, 12-11 जितने वो सब बने, तो ये तो इसी के बाद हुआ। तो रशिया नोज द डेंजर्स दैट एमिनेट फ्रॉम अफगानिस्तान, इसलिए रशिया एक मिलिट्री प्रेजेंस वहां पे रख रहा है कि भाई कल अगर कुछ होता है तो तुम तैयार हो जाना, क्योंकि ये स्पिल ओवर होता ना। पर हमारे लिए एक चीज है, हमारे लिए इस बार पाकिस्तान हमारे काम आ गया। अफगानिस्तान में जो भी होता है हमारा बफर पाकिस्तान है, ठीक है। देखिए सुनिए, ये जो कह रहे हैं ना बड़े खुश हो रहे हैं, इनको ये नहीं पता जब बैकलैश होगा ना, और बैकलैश पक्का होगा, जब बैकलैश होगा हमारा बफर पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान पिटेगा, फिर यहाँ पे तो इंडियन आर्मी यही करने के लिए, तो वो भी हो जाएगा काम। सो वी आर इन अ गुड स्पेस राइट नाउ, वी आर जस्ट वेट एंड वॉच, कुछ नहीं करना। मेजर आर्या, माय लास्ट क्वेश्चन टू इसी पे आ रहा है कि पाकिस्तान बिलीव्स दैट दे वुड सेंड दीज तालिब फाइटर्स इनटू कश्मीर, और उनकी जो आज़ादी का ड्रीम है कश्मीर का वो शुरू हो जाए। इंटरेस्टिंगली मैंने भी मरियम नवाज शरीफ की एक वीडियो देखी जहाँ पे शी इज सेइंग दैट फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री देयर सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर इज शाउटिंग फॉर आज़ादी फॉर कश्मीर, बट उनका ड्रीम तो यही है कि वो यहाँ करेंगे, भेजेंगे। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हाट डू यू थिंक is India's position? Because there is this one rumor also I heard, I don't know it's true or not, कि एक टाइम पे US wanted to withdraw and Indian boots to be on the ground to control the situation। ऐसी एक प्रपोजल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चल रही थी, which I don't think so India agreed to, कि वो जमीन पे नहीं गए। I was talking to some people in US, they said हमें अपने boots on grounds नहीं चाहिए। He was a former diplomat from US। तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई प्रपोजल था, या this is one of those things in the air? और क्या इंडिया को वहां जाना चाहिए था, और नहीं गए तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए? What should India's view be on this entire situation? पहली बात तो इश्करन जी जो आप बोल रहे हैं कि कश्मीर में फाइटर्स, देखिए ये इन्होंने 90s में करा था, अर्ली 90s में जब मैं था JNK में, तब भी वहाँ पे ताजिक, चाइनीज, सूडानीज, अफगान, ये सब लोग आते थे वहाँ पे। और इनकी बारामूला के बाहर बहुत बड़ा एक ग्रेवयार्ड बना है फॉरेन फाइटर्स का, तो आप जाइए, जहाँ तक नजर जाती है वहाँ पे इनकी लाशें गड़ी हैं कश्मीर में, इंडियन आर्मी ने जिसको मारा था, तो वहाँ पे हैं। तो अगर आते हैं तो स्वागत है इनका, अगर इफ दे वांट टू कम दे आर वेलकम। कश्मीर में बहुत जमीन है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि तालिबान ने क्लियर कर दिया है, तालिबान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दिया है कि हमारा कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, आप हमारे अफगानिस्तान में दखल मत दो, हम कश्मीर में दखल नहीं देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। और आप देखिए तालिबान का एक शुरू से रहा है, तालिबान ने कभी अफगानिस्तान के बाहर या पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के बाहर जहां पे ये अपना एरिया मानते हैं, इन्होंने कहीं किसी और देश में कभी एक्शन नहीं करा। तालिबान ने कभी ये नहीं बोला कि चलो हम जाके ईरान में अटैक कर देते हैं, हम कहीं और अमेरिका में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, वो अलकायदा ने करी है, इस्लामिक स्टेट ने करी है, तालिबान ने कभी नहीं करा। तालिबान इज नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है जी।
एक तो ये बात हुई, और जो दूसरा आपने सवाल अगर आप रिपीट कर दे शरण जी, माफ कीजिएगा मेरे। मैं ये कह रहा था कि क्या इंडिया को प्रोएक्टिवली अफगानिस्तान के अंदर जाना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर है, ठीक है, इंडिया एक सुपर पावर है, सुपर पावर बनना चाहता है, विश्व गुरु बनना चाहता है, तो दुनिया को योगा सिखा के तो होगा नहीं है, ठीक है, कि तुम योगा सीख लो और शास्त्रीय संगीत सीख लो तो फिर एक दिन तुम हम विश्व गुरु बन जाएंगे। गुरु वो होता है जिसके हाथ में छड़ी होती है, और जब उसके हाथ में छड़ी होती है तब शिष्य उसकी सुनते हैं। अगर गुरु के हाथ में छड़ी ना हो तो फिर स्टूडेंट्स बिकम राउडी एंड इनडिसिप्लिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा रिक्वेस्ट जरूर अमेरिका से आई होगी, और अमेरिका इंडिया को कहता रहता है, बिकॉज देखिए ना, इंडिया सेज हम विश्व गुरु हैं, हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, हम रीजनल पावर बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो फिर वही बात होती है कि करना चाहते हो तो करो, किसने रोका तुम्हें, ठीक है। इफ यू हैव इंडियन आर्मी विच इज 1.3 मिलियन एंड इफ यू वांट टू बी अ सुपर पावर, या तो आपका स्टेटेड एम है कि हमें सुपर पावर नहीं बनना है, आपका ये स्टेटेड एम है कि इंडियन आर्मी का काम है सिर्फ अपने बॉर्डर्स को वो करना, और इंडियन आर्मी का काम है देश की रक्षा करना, बस, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपको विश्व गुरु बनना है, सुपर पावर बनना है आपको, तो आपको इंडिया से बाहर कदम रखने पड़ेंगे, पहली चीज। और मेरा एक बात मानना है शरण जी, मेरा पर्सनल वो है, अगर आप ये चाहते हैं कि भारत ठीक हो गया, अगर आप ये चाहते हैं कि भारत के अंदर शांति हो, अगर भारत के अंदर शांति हो, तो आपको किसी और देश में आपको क्रांति करनी पड़ेगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ये मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, कोई अजीब सी बात नहीं कह रहा। अमेरिका में शांति क्यों है? क्योंकि दुनिया भर में क्रांति है, सिंपल सी बात है। चाइना क्यों तरक्की कर रहा है? क्योंकि चाइना अंदर से शांत है ना। चाइना दुनिया भर में बंडर मचा रखा है, चाइना शांत है। इंडिया में लाइन ऑफ कंट्रोल में प्रॉब्लम है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में प्रॉब्लम है, कश्मीर में प्रॉब्लम है, पंजाब में टेररिज्म हो चुकी है पहले, अब पंजाब शांत है, राइट। आपके यूनिवर्सिटीज में किस किस टाइप के बयान आते हैं आपको पता है, आपकी पूरी रेड कॉरिडोर है, 8 से लेकर 12 स्टेट्स नक्सलवादी अफेक्टेड है। तो आप सुपर पावर कैसे बनोगे? आप तो अंदर की समस्याओं से जूझ रहे हो ना, आप सुपर पावर कैसे बनोगे? अगर आपको सुपर पावर बनना है, ठीक है, तो आपको अंदर अपने शांत करना पड़ेगा और बाहर कलेश, क्योंकि देखिए कलेश होंगे, टेंशन होगा इश्करण जी। आप टेंशन देने वाले हैं कि लेने वाले हैं, ये फैसला आपको करना है। मैं तो कहता हूं टेंशन दो सब, ठीक है, करो बाहर कुछ। State of human existence, and as Lenin used to say, you can't make an omelette without breaking an egg. तो वो अंडा तो तोड़ना ही है, तो जाके वहां तोड़ो, rather than वो कल आके यहाँ तोड़ेंगे, नहीं तो वो तो होगा ही होगा। Thank you Major Arya for your time and giving everybody so much of education और awareness. Please आप चनकिया फोरम जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये आप रोज, because that will be more regular I think, तो आपको इनिशियली ही चीजें पता चलेंगी जो देश में चल रही हैं, विदेश में चल रही हैं। Please subscribe to it also. Thank you so much, Major Arya, for joining. अगर आपको 2-3 सवाल पूछने हैं तो मेरे से ही पूछ लीजिए मैं आके कर देता हूँ। अरे एक मिनट, आपका सवाल आया है। मेजर साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं उम्मा के चलते तालिबान चीन पर हमला कर सकता है, पर बोलते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, कश्मीर नहीं छुएगा, भारत अफगानिस्तान रह रहा है। विरोधाभास नहीं। अगर आपने उनकी बात सुनी, और मैं भी बहुत लोगों से डिस्कस करते रहता हूँ, तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता दूंगा कि उसके अंदर आपको इतनी सी सिर्फ एक बात बोलूंगा कि आप को समझना पड़ेगा इस बात को लेके कि उनका, मुझे एक रीजन ये भी लगता है कि उन्होंने तभी कहा कि अपन को कश्मीर में जाना चाहिए। उन्होंने तभी कहा कि अब जो अगर यूएस का ऐसा प्रपोजल है तो हमें अफगानिस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि रादर देन हमारे यहाँ पे पंगा हो, वहां पे जाके अपन को करना चाहिए। ये उन्होंने साफ साफ और बहुत क्लियरली कहा है। दूसरी बात, मुझे भी ये लगता कम चांसेस हैं कि तालिबान बाहर आएगा, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के एजेंडा पे नहीं चल रहा, वो डायरेक्टली चाइना से बात कर रहा है। वो बात भी साफ साफ दिखती है। एनीवेज, आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा। सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ते रहिए, और अपन बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, तो ये वीडियो है जिसमें बात कर रहे थे मेजर गौरव आर्या जी। बहुत लंबी और बहुत डिटेल के साथ उन्होंने बात की है
इस वीडियो में रशिया, अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए और तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इसके अलावा इंडिया, कितनी सारी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया है। नाम भी नहीं मुझे तो याद आ रहे अब। एनीवेज शायद मैं कुछ भूल भी रही होंगी नाम। एनीवेज चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेजर साहब का कहना ये है कि सबसे पहले तो लास्ट में जो उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने घर को बनाना है, अपने घर को सिस्टम सेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो दूसरों के घरों में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। प्रॉब्लम मतलब अपने ऊपर नहीं लेनी है, दूसरों के घरों में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मामलात क्या होंगे कि आपको जो है अपने घर का जो सिस्टम है, अगर उसी में आप उलझे रहेंगे, उसी प्रॉब्लम्स में उलझे रहेंगे, तो आप बाहर वालों की प्रॉब्लम, बाहर कैसे प्रॉब्लम्स को जो है वो देखेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि पहले आप जो है अपने घर का सिस्टम तो बेहतर बनाएं ही, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, अपने घर को सिस्टम अच्छा बनाएं। इसके अलावा आप जब दूसरों के घर के मामलात को जो है वो आप उनके प्रॉब्लम्स को जो है वो छेड़ते रहेंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और वो अपने ही अंदर के मामलात में जो है वो उलझते रहेंगे। जब वो उलझे रहेंगे, उसको सुलझाते रहेंगे, तो आपके लिए इसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपको रास्ता मिल जाएगा आगे निकलने का, क्योंकि अब दुश्मन को जो है वो उसी के घर में ही वो इतनी फसाद डाल दी कि वो खुद ही लड़ते रहेंगे, अपना ही मामलात को देखते रहेंगे, उनको अपने घर से बाहर देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जब फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इनके कहने का मतलब यही था कि अगर आप दूसरों के घरों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो अपने लिए रास्ता खुद ही बन जाएगा आगे निकलने का। तो ये सारी चीजें हैं, तो ताकि दुश्मन को मौका न मिले कि वो आप पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। जब आप उनको अपने ही घर में उलझे रहेंगे तो जाहिर सी बात है दुश्मन फायदा उठाएगा इस चीज का कि ये तो वैसे ही अपने मसले मसाइल में फंसा हुआ है, तो इसको और फंसाओ, तो कि इसको दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना हो। तो ये सारी चीजें हैं और मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल सही है। जैसे कि उन्होंने चाइना के बारे में भी यही एक वीडियो में कहा था कि चाइना के मामलात जो है ना, अभी चाइना क्या करता है, बेसिकली चाइना अभी बिल्कुल क्लियर है। इसलिए चाइना क्या करता है, वो अपने प्रॉब्लम्स को नहीं देखता, वो देखता है कि वहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं, वहाँ क्या इश्यूज़ हैं, उनको उन्हीं के मामलात में जो है वो उन्होंने घुमाया फिराया हुआ है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो आज इतना डेवलप भी है, इतना तरक्की भी कर रहा है। सपोज दैट कि लोन देकर, अब तालिबान को भी लोन देकर उनको भी अपने वो फंसा रहे हैं। फिर पाकिस्तान से भी ज़मीनें इन्होंने कब्जा की हुई हैं, मतलब कि वो पैसे देकर, तो पाकिस्तान भी इनके अंडर में है। मतलब हर चीज़ जो ऐसी हमें देखने को मिलती है। तो ये इस तरह की कोई बात वो कह रहे थे। तो इसके अलावा जो इन्होंने बात की है वो ये कह रहे हैं कि रशिया जो है, रशिया जो है वो इस चीज़ पर इशू हाईलाइट करेगा, क्योंकि रशिया के साथ अगर जैसे कि ये कोई भी मामलात ऐसे होते हैं तो रशिया इसमें अपना पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा और रशिया अपने आप को सेव करने की भी कोशिश करेगा। और क्योंकि रशिया का बॉर्डर भी इसी साइड पे ही लगता है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान जो है वो ऑटोमेटिकली, आपको पता है, एक सुपर पावर है। मतलब पाकिस्तान के पास एक मिसाइल है जो कि एक सुपर पावर आप कहते हो जिसे, कि उनके पास है और ये पूरी दुनिया मानती भी है, और भारत के पास भी और बहुत सारी कंट्रीज़ के पास है। सो इसलिए लोग इस चीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हुई नहीं है। अगर इन फ्यूचर अगर जैसे पाकिस्तान के पास ये ना होता तो शायद अब तक पता नहीं क्या से क्या हो चुका होता। लेकिन अभी जहाँ तक हमें देखने को मिलता है तो पाकिस्तान में इसकी रिक्वायरमेंट भी शायद इसीलिए ही ज़्यादा पड़ी क्योंकि इतना इनकम तो था नहीं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये बनाया। तो उसका एक ही रीज़न है कि पाकिस्तान को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाना था जिससे वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं। तो उसके तौर पर इन्होंने ये बनाया। तो खैर अगर मेजर साहब का भी यही कहना है कि अगर इनके पास मिसाइल ना होता तो शायद पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ और होता। लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान ने इसी सोच को ही रखते हुए ये सब कुछ तैयार किया और अपने आप को जो है वो एक सुपर पावर बनाया।
इसके अलावा जो तालिबान हैं वो पाकिस्तान के वाकई में ही बिल्कुल भी पाकिस्तान जो है वो तालिबान अगर कुछ करते हैं तो पहले वो पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा था कि पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अभी खुशियां मना रहे हैं बाद में कोरोना पड़ेगा बिकॉज पाकिस्तान, ये तालिबान पाकिस्तान के गले फिट हो जाएंगे। ये बातें सुनने में आ रही थी और अब आने वाला वक्त पता नहीं कैसा होगा। अब तालिबान जो हैं वो क्या, उनके अफगानिस्तान में आने के बाद क्या इफेक्ट होते हैं, क्या इम्पैक्ट करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये देखने वाली बात है। और आई होप कि ऐसा तो कुछ हो नहीं कि पाकिस्तान के साथ कुछ हो, तो जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान में एंट्री होती है उसके बाद ही वो भारत की तरफ एंट्री मार सकते हैं। अब कश्मीर की भी बात आती है कि अफगानिस्तान जो है वो तालिबान जो है वो पाकिस्तान और तालिबान का ये सुनने में भी आ रहा था कि वो कश्मीर के लिए भी ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या इस तरह का कुछ सुनने को भी आ रहा था। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कितनी रियलिटी है क्योंकि डिफरेंट वीडियोस आ रही हैं। अगर मुझे अब तक ऐसी कोई एक्यूरेट वीडियो नहीं मिली जिसमें मैं कह सकूँ कि हाँ ये तालिबान और जो पाकिस्तान है वो कश्मीर मिलकर जो है कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो अब जाहिर सी बात है इंडिया की भी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो भी कोई ऐसी छोटी मोटी तो चीज़ें करेंगे नहीं। तो खैर मैं तो यही कहूँगी कि पाकिस्तान जो है उसमें उन लोग वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं करने के लिए, लेकिन यह है कि पाकिस्तान को बहुत सोच समझकर हर फैसला करना पड़ेगा बिकॉज पाकिस्तान जो है अभी बहुत कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है इकोनॉमिकली और हर तरह से। सो अब जैसे कि जाहिर सी बात है पूरा तालिबान के ऊपर तो इन लोगों ने भरोसा करके तो चलना नहीं है क्योंकि एक कंट्री चला रहे हैं और कंट्री जो है वो सिर्फ ऐसे लोगों से तो नहीं चलाई जा सकती जो जस्ट एक सिर्फ जिनके हाथों में हथियार हों, बल्कि कंट्री तो ऐसे लोगों से भी चलाई जाती है जो समझदार हों, एजुकेटेड हों, जिनको पता हो सिस्टम कैसे चलाना है। तालिबान जो हैं वो कह रहे हैं मेजर साहब कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं चाइना से, सो पाकिस्तान का इसमें भी कोई नीड नहीं है। और ये बात हाँ सच है क्योंकि चाइना जो है वो डायरेक्टली उनसे लोन लेंगे, पैसे लेंगे, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है चाइना, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो अभी तालिबान पहले जैसे मिलकर जो है वो बात हर चीज़ होती थी, मतलब तालिबान जिस तरह से पाकिस्तान के थ्रू करता था सारी चीज़ें, लेकिन अब नहीं कर रहा क्योंकि अब वो उनको डायरेक्टली जो एक मेन चीज़ मिल गई है तो फिर बीच में जो है उनको उनसे क्या कांटेक्ट करना। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान जो FATF में अब तक है उससे जो हमें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो जस्ट बिकॉज ऑफ तालिबान। अब वो पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के नाम से इतना वो ख़राब हो गया है इसका नाम। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है शायद उन्होंने तालिबान के साथ ये फैसला लिया, सही लिया कि गलत लिया, आई रियली डोंट नो, बट आज के दौर पे अब जब से देखा जा रहा है कि तालिबान जो है वो उनके जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, तो उससे यही आइडिया होता है कि अब पाकिस्तान को तो तालिबान इतना कुछ वैल्यू करेगा नहीं, तो आने वाला वक्त ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को FATF से भी जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और इसके अलावा हमें जो है और भी चीज़ें फेस करनी पड़े तालिबान के थ्रू भी। सो खैर मेजर साहब ने एक और इसमें बात कही कि पाकिस्तान जो है वो अपनी कंट्री के लोगों से पाकिस्तान के लोग जो हैं वो प्यार नहीं करते अपनी कंट्री से, पाकिस्तान से, तो ये लोग बहुत सेल्फिश हैं और इस तरह की बातें। मैं इसमें यही कहूँगी कि वीडियो के बीच में मैंने नहीं कहा था, बट मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग प्यार नहीं करते पाकिस्तान से। हाँ, जो सेल्फिश हैं वो लोग पाकिस्तान से प्यार नहीं करते होंगे, जाहिर सी बात है, उनको पैसे से ही मतलब होगा और वो निकल जाते हैं अपनी अयाशियाँ मारते हैं, उनको पता है हमने दोबारा तो आना नहीं है। लेकिन अगर हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हर पाकिस्तानी ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% लोग जो हैं वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ वो करने को भी तैयार हैं। एक जज्बा है, जुनून है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से लोगों को प्यार नहीं है, वो हर हाल में पाकिस्तान को पसंद करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अब वो 10% जो लोग हैं जो
मतलब कि शायद उनके दिल में प्यार ना हो और अदर नेशनैलिटीज़ लेकर वो लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, तो वो फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट 10% की वजह से 90% को हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्यार ही नहीं करते पाकिस्तान से, ये नफरत करते हैं। हाँ, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्रीज़ में कर रहे होते हैं और यहाँ से लॉन्स वगैरह लेकर चले जाते हैं, पाकिस्तान को डुबा कर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर जाकर लोन अपनी नेशनैलिटी और अपना घर सेटल करके तो वहीं पे सेट हो जाते हैं। तो हम लोग जो हैं फिर सारे यहाँ पर महंगाई का सामना कर रहे होते हैं और आने वाला वक्त भी बहुत इस तरह का ही देखने को मिलता है। लेकिन आई होप कि सब कुछ जो है वो ऐसे लोगों के लिए भी, कहते हैं आज अच्छा है तो कल बुरा वक्त भी आता है ऐसे लोगों के ऊपर, जो दूसरों के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ भी वैसा ही होता है। अब आपने एग्जांपल्स दी मुशर्रफ जी की और नवाज शरीफ की और बहुत सारे लोगों की, तो सबने अपना बिजनेस किया है, बाहर नेशनैलिटीज़ ले ली हैं, सब कुछ इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी बात तो मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये जिनके पास इतना पैसा होता है वही इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हम लोग के पास जब खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो हम आउट ऑफ कंट्री से लोगों को कैसे बुलाकर इन्वेस्टमेंट करवाएं। हमारी जब सेफ्टी हर चीज़ के बारे में इतने रूमर्स फैले हुए हैं या फिर जो भी रियलिटी में भी दिखाया जाता है, लाहौर का इंसिडेंट देख लें, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर जब तक इनसे हम क्लियर नहीं होते तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमारे जब अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपनी कंट्री के ही लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्री के लोगों से या बिजनेसमैन से। अच्छा, मेजर साहब ने एक और बात कही थी कि पाकिस्तान में जो कंडीशन है, मतलब कि F9 की और ये सारी चीज़ें इन्होंने पार्क वगैरह भी जो है वो दे दिए हैं कर्जे पर। हाँ, ये सच है कि F9 दे दिया है फातिमा जिन्ना पार्क, जो कि बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत पार्क था। मैं खुद गई हूँ उस पार्क में और मुझे वो पार्क इतना पसंद आया। और वहाँ पर आप चलते जाओ थक जाते हो, बट सीनरी बहुत है, मॉन्यूमेंट है वहाँ पर, बहुत कुछ है देखने के लिए। लेकिन अब समझ ये नहीं आता कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं कि सब कुछ कर्जे में जा रहा है, कि पाकिस्तान का आने वाला जो वक्त है उसमें ये कर्जा उतार पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता, जिस तरह की इनकी इनकम है और खाना जो सिचुएशन चल रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो किस तरह से ये लोग कर्जा चुका पाएंगे, किस तरह से ये लोग ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर पाएंगे। एनीवेज गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें जानने को, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने मिस भी कर दी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में वो डिस्कस कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मैं भी रीड करूँगी आपके कमेंट्स। सो हम उस पर अगर जिसके ऊपर जवाब देने वाला होगा मैं आंसर भी करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय।